सॉरी। तो ये पूरी मुलाकात हिंदी में होगी। तो 2 घंटे से हमने इन दो महानुभावों को सुना है। मैं थोड़ा सोच रहा था कि मंडल सर है, सूरज है, इन दोनों के नाम से एक नया नाम बनता है सूरज मंडल, यानी कि द सोलर सिस्टम, जो करोड़ों साल से दुनिया में है। और इस सूरज ये जो सोलर सिस्टम है, इसको एक फोर्स ने इकट्ठा रखा है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं मराठी में। तो एक अम्बेडकरिज्म ये काम कर रहा है कि दुनिया के तमाम जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको ये गुरुत्वाकर्षण जैसा फोर्स रहेगा जो हमको इकट्ठा करेगा, बांध के रखेगा। पैंथर के बारे में सूरज ने कहा कि ये डिवीजन हुआ, तोड़फोड़ हुई, प्लॉटेड थी, स्टेट ने की, सरकार ने की। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल यदि आगे चल के बना रहे तो शायद दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं करेगी। तो हम शुरू करते हैं सूरज से। आप सभी लोगों ने सुना है कि वो नांदेड़ से है, और उनकी जो किताब है कास्ट मैटर्स, इसके जो शुरुआती पन्ने जो है वो आपको उनकी फैमिली के बारे में, नांदेड़ के बारे में बताएंगे। तो सूरज को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र जो है वो एक बहुत ही अलग किस्म की भूमि रही है, क्षेत्र का है। जैसे कि आज पैंथर का 50वीं साल चल रही है, 50वीं सालगिरह का वर्ष। वैसे सत्यशोधक समाज को 150 साल हो गए। तो सूरज से मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, शायद नए स्कॉलर से यूनिवर्सिटी में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बहुत ही डेलिबरेट इसको चुना गया। पता था कि यूनिवर्सिटी में कम लोग आते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर ही ये कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो आपका जो मेकिंग है, जी जडणघडण आहे आपली, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्योतिराव फुल्यांपासून, शाहू महाराजांपासून, विशेषतः नंतर रावसाहेब कसबे आहेत, डी एल ऑम्बेट आहेत, शरद पाटील, तो इन लोगों से आपने कौन से उम्र में क्या सीखा? जैसे स्कूल में क्या सीखा, कॉलेज में क्या सीखा, और उसके बाद में महाराष्ट्र से आपने क्या सीखा? बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। ये वो दिलीप चौहान वही जिनके बारे में मैं कह रहा था कि जो मेरे कॉलेज में थे। देखिए, बिकॉज मैं एक आंदोलन के फैमिली से ही आ रहा हूँ, मेरी फैमिली आंदोलन में ही थी, तो ये सब बैकग्राउंड मेरे सामने था। मेरे जो दादाजी थे वो मिल के वर्कर थे, और वो मिल वर्कर में वो यूनियन ऑर्गेनाइजर थे, तो उनको कॉमरेड कहा जाता था। और उस मिल यूनियन में उस जमाने में जो लोग काम करते थे वो हर एक इसी विचारधारा से काम करने वाले थे। आते आते जब घर के अंदर जो किताबें रहती थी वो आंदोलन को मजबूत करने वाले लेखकों की किताब रहती थी। वो पढ़ता नहीं था मैं, पर वो नाम जरूर याद थे कि ये नाम है, वो नाम है। मुझे एक किस्सा मेरे पिताजी के दोस्त ने बताया, एक्चुअली उन्होंने लिखा कि जब गेल ऑम्बेट एक बामसेफ के अधिवेशन में आई, तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि चल आज मैं तुम्हें एक ऐसी अमेरिकन औरत से तुमको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुजन आंदोलन पर, महात्मा फुले के ऊपर काम करती है। तो वो गेल ऑम्बेट थी जो बामसेफ के अधिवेशन में कांशीराम जी उनको बुलाते थे। वही आंदोलन का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मुझे रहा। जब गेल की डेथ हुई तब मुझे पता चला, मैं इटली में था वैकेशन में, पर जब मुझे बोला गया उनकी डेथ हुई और एक अखबार ने मुझे बोला कि इसकी ऑबिचुरी लिखनी है, तो मैंने उसको, मुझे टाइम ही नहीं लगा ऑबिचुरी लिखने में। मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर मैंने ऑबिचुरी लिखकर भेजी। दैट वाज द फर्स्ट ऑबिचुरी उनके ऊपर लिखी गई, शायद अर्लीस्ट। और उनकी जो काम का, जो गेल ऑम्बेट का जो
मतलब एक जनरेशन थी जो आंदोलन के विषयों के ऊपर डेडिकेटेडली काम किया, जिन्होंने न कॉम्प्रोमाइज करते हुए किया। वो जनरेशन में के कस्बे है, वो जनरेशन में के गोयल गेल है, कॉमरेड शरद पाटिल है और अन्य उसी जमाने के थिंकर्स। तो मैं उनका ही जो इनहेरिटेंस है, उनकी इंटेलेक्चुअल काम का है, उसको ही मैं एक तरह से स्वीकार करता हूँ। कॉमरेड शरद पाटिल का तो जो बौद्ध धम्म के ऊपर का काम है, शायद बहुत कम लोगों ने को जाना होगा। और वो खुद एक ऑर्गेनाइजर थे, खुद आमदार भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे। उनकी जो कॉन्सेप्ट थी मार्क्स, फुले और अंबेडकर को लेकर चलने की, तो मुझे लगता है इस कैंपस में कुछ लोगों को पता है, माफुआ, ये बहुत ही क्रिएटिव एक उनका एक एक्सपेरिमेंट था और जो एक हद तक चला। आज के परिस्थिति में वही मैं महाराष्ट्र के रूप में देखता हूँ कि महाराष्ट्र ये आंदोलन की भूमि रह चुकी है, हम सबको पता है। और जहाँ पे हम नांदेड़ और मराठवाड़ा की बात करते हैं, ये उस भूमि का गर्भ रह चुका है। तो उस गर्भ से जब मैं निकला तो नेचुरली उन चीज़ों का संस्कार मेरे ऊपर थे, पर करते करते ये सभी समझ में आया कि कुछ विचारों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, जो विचार लोगों तक पहुंचेंगे। समाज में आज क्या है पता है कि समाज में आज एक डर है कि फुले शाहू अंबेडकर ये आंदोलन को कैसे समझा जाए। फुले शाहू अंबेडकर को समझाने के लिए यहाँ के बहुत से अशिक्षित कवि थे जिन्होंने इस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने आपके अनुभव से लिखा और गानों के रूप में आपको रखा, फिर नाटक के रूप में रखा। पर जो शिक्षित वर्ग था, जिसके पास और साधन थे सोचने की, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कट्टरता समाज में लाई, कुछ विचारों को लेकर, कुछ विचारों को लेकर। तो अगर लिबरेशन की जो आइडियोलॉजी होती है वो रेडिकल लिबरेशन होती है, और रेडिकलिज्म जहां पर भी मिलता है वो वहां का समाज उसको चुनता है। वो कहीं ना कहीं अभी मैं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं अभी इस मेरे काम से और अन्य काम से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो चीजें रह गई है उसको हम फिर से अच्छे रूप से ला सके। थैंक यू। दिलीप मंडल सर को शायद यहाँ से बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, तो हम 2-3 सवाल उनसे कर लेते हैं और फिर और शायद सूरज के लिए हमारे पास कुछ समय बचेगा। मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, शायद जो हॉल में वो लोग भी जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो भी बदलाव की बात जब होती है तो 2 तबके के लोगों को साथ लिए बिना हम बदलाव नहीं कर सकते। एक जो है किसान और दूसरे अभी 50-60 साल से हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो ओबीसी है। तो आप तो नॉर्थ में आपने राजनीति काफ़ी नज़दीकी से देखी है, महाराष्ट्र में तो ओबीसी का कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है नहीं। जैसे भुजबल है या मुंडे है, वो कोई ना कोई बड़े डोमिनेंट कास्ट वाले पार्टी के साथ रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो बस हम ही से बात करते हैं। जैसे दलित आंदोलन दलितों के साथ ही बात करेगा, चाहे वो ओबीसी और पीजेंट कास्ट के साथ भी रहे, उनकी बात भी करें ऑन बिहाफ ऑफ देम दिस बाय स्पीकिंग, लेकिन वो लोग उनके साथ नहीं आते। तो यदि हमें आगे चल के राजनीति करनी है तो ये जो 2 बड़े तबके हैं समाज के, एक है किसान और दूसरा है ओबीसी, इनके बारे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? दलित पॉलिटिक्स, इसके बारे में क्या, बाबा साहब के पास तो विचार था, फुले जी के पास भी था, तो अभी हमने क्या सोचना चाहिए? शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। मुझे लगता है कि इस सवाल में नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट की, बहुत सारे स्टेट की पॉलिटिक्स किस तरह से चलनी चाहिए, इसका एक फ्रेम यहाँ पर बन सकता है। लेकिन जो इसमें लिमिटेशन मुझे लगती है कि ये इशू जिस तरह से कॉम्प्लेक्स है, इतना ये मडीड हो चुका है, इतना ज़्यादा इसमें इस इशू को लेकर अलग अलग पोजीशंस पे काम किया गया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पोजीशन ली है, और बहुत अभी
लीनियर कोई रास्ता कि ऐसा होना चाहिए जैसे पर तुम बात कर सकते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है वो वाला पार्ट फिर बहुत मुश्किल पार्ट है। अगर वो रास्ता किसी के पास होता, उस पर वो ऑलरेडी काम कर रहा होता और देश पे राज कर रहा होता, तो वो रास्ता इस समय कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली इंडियन सोशल सिस्टम में जो ओबीसी की पोजीशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से निकली है। तो पूरी जो इंडिया की सोसाइटी की हायरार्की है उसमें ओबीसी जहां पर प्लेस है, और कास्ट की हायरार्की ऐसे बनाई गई है कि हर कास्ट अपने से नीचे की कास्ट को ऑप्रेस करने की कोशिश करता है और ऊपर के कास्ट की इज्जत करता है। तो ये मतलब जैसे से ऊपर जाएंगे उसकी इज्जत बढ़ती जाएगी, जैसे से नीचे जाएंगे उसका अपमान, उसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन उसका बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे ऊपर हैं उनकी स्ट्रेटजी साफ हो सकती है कि उनको क्या करना है अपनी पोजीशन बचाए रखने के लिए। जो कास्ट लैडर में सबसे नीचे हैं उनकी पोजीशन भी क्लियर हो सकती है कि मुझे ऊपर उठने के लिए क्या करना है। लेकिन आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो कास्ट सिस्टम का विक्टिम भी है और बेनिफिशियरी भी है, दोनों साथ साथ है। विक्टिम है क्योंकि उसके ऊपर की कास्ट उसको ऑप्रेस करती है, उसको डिस्क्रिमिनेट करती है, उसको किनारे डालती है, उसको सब्जुगेट करती है, उसके अधिकार छीनती है और उसको वो साइड ट्रैक करती है। लेकिन जहां पर है उसकी वजह से उसको चूंकि अपने नीचे कुछ कास्ट मिलती है तो उसको सस्ता फार्म लेबर मिलता है, उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है हिस्टोरिकल कल्चरल कि मैं किसी के ऊपर हूँ। इसकी वजह से उसको अपने से नीचे से के लोगों पर उनके उत्पीड़न का सुख भी मिलता है। ये है वहां पर। यहाँ पर इवन कल्चरली रिलीजियस भी अगर देखें तो वो पुजारी नहीं बन सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली उसको टेम्पल में एंटर करने का, दान देने का, दक्षिणा देने का और टचेबल होने का एक उसको गौरव भी है कि मैं अगर कुछ बनाऊंगा तो सबसे ऊपर की कास्ट उसको यूज कर लेगी, टच कर लेगी। तो इस सिचुएशन में जो चीज अब इस समय जो प्रॉब्लम ओबीसी की आ रही है, ओबीसी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको टेम्पल एंट्री नहीं मिल रही है, कोई उसके साथ टचेबिलिटी कर रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी प्रॉब्लम इस समय पावर में, प्रोस्पेरिटी में, एजुकेशन में, बिजनेस में हिस्सेदारी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है क्योंकि पावर का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसके साथ ये ओबीसी जो है इसका इन सारे डोमेन जिनका मैंने 4-5 जिक्र किया, यहाँ पर वो मार्जिन पे जा रहा है। इसलिए दलितों का आंदोलन मुक्ति का आंदोलन है और ओबीसी का आंदोलन जो है वो हिस्सेदारी का आंदोलन है। इसको दोनों को समझना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे अब मैं बात करूं नॉर्थ के बहुत सारे गांवों में, उनको अगर आप बोलेंगे कि आपके साथ तो बहुत अत्याचार हुआ, आपको साथ तो मंदिर उसने नहीं दिया, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऐसा उसके साथ हुआ नहीं है। वो मंदिर कमेटी का चेयरमैन भी है, वो अपनी जमीन पर मंदिर बनाने भी दे रहा है, उसके वो किसी जिस गाँव में पुजारी नहीं हो, एक पुजारी को बुला के उसको खाना पीने के लिए थोड़ा सा एक घर भी उसको दे रहा है। तो अब इस पोजीशन के साथ वो रिलीजन पे उसका लड़ना मुश्किल। इसलिए अगर आप देखेंगे तमिलनाडु का जो मूवमेंट है, एंटी कास्ट मूवमेंट, वो धर्म का निषेध नहीं करता है, वो धर्म पर कंट्रोल करने की बात करता है कि हर जात का पुजारी बनना चाहिए और इस मंदिर से इतना आमदनी हो रहा है तो तुम 2 कास्ट वाले क्यों ले जा रहे, हमें भी चाहिए। तो ये 2-3 अलग अलग तरह की से होगा। ये मतलब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होने की वजह से इसको हमने तो बनाया नहीं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनाई हुई तो है नहीं कि इसका मतलब कोई हमारे पास एक प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया सोल्यूशन दे देंगे। गिवन सिचुएशन में मेरे ख्याल से यूनिटी के पॉइंट्स पर बात होनी चाहिए और वो यूनिटी के पॉइंट्स मेरे ख्याल से पावर में मार्जिन पर होना, हिस्सेदारी नहीं होना। जैसे रिजर्वेशन पर यूनिटी बन जाती है। अभी अगर कोई बोले कि रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो एससी ओबीसी के देश भर में यूनिटी तुरंत बन जाएगी, यूं बन जाएगी, प्रोटेस्ट साथ में कर लेंगे, या पॉलिटिकल कोई यूनिटी बन गई तो दोनों साथ साथ वोट भी कर लेंगे। तो ये वो सिचुएशन सबके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर उस यूनिटी से दोनों सेक्शन बेनिफिशियरी हो। इसमें से कोई अगर एक सेक्शन बेनिफिशियरी हो रहा है तो यूनिटी नहीं बन पाएगी। तो हमको लगता है कि वो इश्यूज क्या है जहां पर जैसे मैं इसकी बात करूं कि जुडिशियरी में हिंदू कास्ट सिस्टम के ऊपर के 2 कास्ट या 3 कास्ट का पूरा डोमिनेशन है, बाकी ओबीसी वगैरह सब आउट है। तो
जुडिशरी में रिजर्वेशन या रिफॉर्म या वहां पर डाइवर्सिटी का जो क्वेश्चन होगा, इसमें एससी एसटी ओबीसी की यूनिटी बन सकती है। इसलिए आप देखेंगे ओबीसी का नेता भी जुडिशरी मतलब कॉलेजियम के खिलाफ बोलेगा, शेड्यूल कास्ट का नेता बोलता ही है, शेड्यूल ट्राइब का नेता ही बोल लेगा। तो वो एक्चुअली उन पॉइंट्स पर हमें काम करने की जरूरत है। ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस एकदम से खत्म हो जाएंगे। फिलोसॉफिकली लास्ट जो मेरा कहना है इसमें, फिलोसॉफिकली अगर हम देखें और तो थ्योरी ऑफ जस्टिस के हिसाब से अगर चुनना हो ओबीसी होने के नाते, अगर ओबीसी को मुझे किसी को सलाह देनी है तो अगर वो जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसको जस्टिस को सबसे नीचे से ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो अगर ओबीसी का आदमी अगर जस्टिस के साथ है तो उसके पास अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि ओबीसी के इंटरेस्ट और शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट के बीच में से किसको चुनना है, अगर वो शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को प्रेसिडेंस नहीं दे पा रहा है तो वो ओबीसी का आदमी जस्टिस के साथ नहीं। लेकिन ये कामना करना कि पूरी ओबीसी वैसा हो जाएगा, उसका जो वैनगार्ड है वो हो सकता है। और अगर उसको वैनगार्ड बनना है पूरे सोशल मूवमेंट का तो उसको ये करना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने अपने घर का कुआं खोला था, इसकी वजह से ओबीसी के लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो ये मॉडल्स हैं हमारे पास कि आपको कैसे करना है। लेकिन अब ये उम्मीद करना कि सब लोग ऐसा करने लगेंगे शायद संभव नहीं है, तो थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लंबी है। जिसे बोलते हैं ना पुरानी बीमारी है तो लंबा इलाज चलेगा। सो दीज आर मतलब क्रोनिक मतलब इसका ट्रीटमेंट पूरा लंबा चलता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक समस्या है कि